फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। और आज का लेक्चर स्पेशली मैं मनन प्रकाशन की बुक जो है उसके थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कराया हुआ है, जो कि बहुत छोटे छोटे वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए थे। आज का वीडियो समरी है, तो इसको एंड तक जरूर देखना और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चालू करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में आपको देखो, वैल्यूएशन फॉर अमलगमेशन में दो रहता है, एक तो गुडविल रहता है, दूसरा शेयर रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में हम क्यों जरूरत पड़ी, मीनिंग और नीड कि वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस है क्या एक्चुअली में। तो इसका मीनिंग ये है कि वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस जो होता है, इसको वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इज एक्ट है, ये एक प्रोसेस है, इज एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज और ओनरशिप इंटरेस्ट देयरिन। Valuation of business is more difficult than that of an asset or security. In case of business valuation, the valuation is required not only of tangible asset, tangible asset कौन कौन से होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट एंड सो ऑन, बट ऑल्सो ऑफ इंटेंजिबल एसेट। मतलब कि ये इंटेंजिबल एसेट में भी होता है, जैसे कि गुडविल हो गया, ब्रांड, पेटेंट, ट्रेडमार्क हो गए, as well human resources. It is also necessary to take into consideration both recorded as well unrecorded contingent liabilities so that buyer is aware of total amount payable subsequent purchase of business. देखो, meaning and नीड। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस होता क्या है, तो एक बिजनेस एंटरप्राइज इज अ कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सर्विस और इन्वेस्टमेंट एंटिटी परस्यूइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक ऐसे, ये जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज लोग जो होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, ये लोग क्या करती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये लोग ये सारी चीज़ें करती रहती हैं। तो इस वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में क्या रोल हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस क्या होता है, कि जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, कॉमर्शियल है, या फिर सर्विस या इन्वेस्टमेंट एंटिटी है या बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग परस्यूइंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के लिए ही तो किया जा रहा है ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे टेंजिबल इंटेंजिबल भी कवर किया जा रहा है, ये भी हमने देखा कि वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन का इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें बिजनेस में, सिंपल है कि ये वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस समझ में आ रहा है कि ये जो बिजनेसमैन लोग होते हैं इनका इकोनॉमिक में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनकी ज़रूरत क्या है नीड इसकी। तो दूसरी पहली चीज़ ये है, इसकी नीड है कि मर्जर एंड टेक ओवर। जब भी कंपनी मर्ज करती है या टेक ओवर करती है तब वहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ने किसी कंपनी को खरीदा, जैसे ओल्ड कंपनी ने नई कंपनी को खरीदा, तो उसको तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना। जो पेमेंट करते हैं भाई, उसको तो हम परचेस कंसिडरेशन बोल देते हैं। तो उसको सेटल करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसे हम वैल्यूएशन बोलते हैं। अब जब ये सेटल करना होता है, तो सेटल करने के लिए कुछ तो चाहिए रहेगा ना। तो अमलगमेशन में या फिर मर्जर में उस टाइम पे मेजॉरिटी लोग फोकस करते हैं वैल्यूएशन में। ठीक है, फोकस ऑन वैल्यूएशन फॉर अमलगमेशन एंड मर्जर। आई होप कि आपको समझ में आ रहेगा। दूसरा पर्पस क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, तो दूसरा फोकस ये रहता है सेल ऑफ बिजनेस। मतलब कि जब पूरा बिजनेस सेल किया जा रहा है, ठीक है, या फिर डिवाइड किया जा रहा है, सेलर को दिया जा रहा है, तो उस टाइम पे वैल्यू ऑफ बिजनेस फिक्स, बार्गेनिंग अपर लोअर और अपर एंड लोअर लिमिट, मतलब बार्गेनिंग भी की जाती है ना, तो उस टाइम पे भी इसकी जरूरत पड़ती है। देन है नेक्स्ट है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में भी यही चीज़ है कि शेयर होल्डर अगर चाहता है, शेयर होल्डर वांट टू नो द वैल्यू ऑफ बिजनेस फ्रॉम द लिक्विडेशंस टू अंडरस्टैंड हाउ मच दे वुड गेट ऑन लिक्विडेशन, कि उसको कितने में लेना होगा। तो उसके टाइम पे, इस टाइम पे भी बिजनेस वैल्यूएशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखा हम लोगों ने कि इसलिए शायद इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे गुडविल का क्या रोल है, बिजनेस वैल्यूएशन में गुडविल क्या काम का। तो देखो, गुडविल का मीनिंग ये होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस कंसर्न। एक कोई फर्म है तो रेपुटेशन ही होता है ना, क्यों, बिजनेस कंसर्न का एक रेपुटेशन है, बिकॉज इसके थ्रू ही कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि इसे अभी गुडविल तो हमें पता चल गया कि बाबा गुडविल क्या होता है, लेकिन व्हेन गुडविल इज वैल्यूड, लेकिन गुडविल क्यों वैल्यूड करते हैं? तो गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। गुडविल इसलिए वैल्यूड करते हैं क्योंकि कोई भी बिजनेस का अगर रेपुटेशन है तो जब हम बाय करते हैं या फिर खरीदते हैं तो कंपनी ज़्यादा फोकस इसी में करती है, वैल्यूएशन बहुत ध्यान दे मैटर करता है। गुडविल क्रिएट कर देती है, एक मोनोपोली भी क्रिएट कर देती है मार्केट में। अब व्हेन गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल कब वैल्यूड की जाएगी? तो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है और सेल्फ जनरेट गुडविल भी होता है ना, डे टू डे बिजनेस में वो होता है, लेकिन वो भी एक वैल्यूड ही है। गुडविल जो भी होते हैं तो बिजनेस में उसको सेल भी किया जाता है, ठीक है। Therefore, valuation of goodwill become necessary only when change in ownership of business concern is taking place। और इसलिए merger, amalgamation, absorption of company, इस टाइम पे मेजॉरिटी लोग गुडविल पे बहुत फोकस करते हैं और वैल्यूएशन ऑफ बोथ गुडविल और शेयर, अगर कंपनी का कोई शेयर होगा ऑनर का तो शेयर और गुडविल दोनों में फोकस किया जाता है क्योंकि दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बोलते हैं ना ब्लड ऑफ द बिजनेस है बाबा ये दोनों, तो बहुत ही फोकस के साथ इनका वैल्यूएशन किया जाता है। इसलिए व्हेन गुडविल इज वैल्यूड, तो इसलिए ही जब मर्जर होता है, अमलगमेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तब इस गुडविल का यूज किया जाता है। थर्ड चीज ये है कि हाउ गुडविल इज वैल्यूड। अब हाउ गुडविल इज वैल्यूड, अब यहाँ पे गुडविल कैसे वैल्यूड की जाएगी? मैंने बताया कब की जाती है और आप बता रही हूँ कि हाउ गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल कैसे वैल्यूड होगी। तो बेसिकली ये डिपेंड रहता है इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में मुझे कितना इनकम एक्सपेक्ट होगा, इसलिए उसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं और उसके थ्रू ही ये डिपेंड करता है गुडविल। इट मीन्स कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें गुडविल का पता करना होगा कि कैसे गुडविल निकालेंगे, पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि गुडविल इज पेड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गुडविल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे कर दिया जाता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट भी जनरेट करता है फॉर द बिजनेस के लिए, जिसे एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि ऐसा प्रॉफिट कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है ना, उसे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट बोल देते हैं और उसे एबनॉर्मल प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि गुडविल में बी वैल्यूड एदर ऑन द बेस, अब गुडविल कैसे वैल्यूड होगी, उसकी तो जो भाई वैल्यू है, तो गुडविल बिजनेसमैन जब मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, लिक्विडेशन टाइम होता है, उस टाइम पे ये लोग जो वैल्यूड करते हैं वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को लेके कि फ्यूचर में मेंटेनेबल प्रॉफिट होगा उस पे, या फिर सुपर प्रॉफिट को लेके, मतलब कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ये लोग वैल्यूड करते हैं और इसलिए गुडविल को वैल्यूड किया जाता है और इसलिए ये मेथड को अपनाया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको अब ये समझ में आगे रहेगा चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ अमलगमेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसलिए मैंने इसको आपको इजी वे में बताया बिकॉज कि ये आप देखो, आप एजुकेशन ले रहे हैं, राइट है, लेकिन एजुकेशन को प्रैक्टिकल वे में थिंकिंग करके ही सीखिएगा बिकॉज कि जब आप कंपनी में जाएंगे, अकाउंट करेंगे तो वो बहुत ही नेसेसरी रहता है, ठीक है। अब मैंने बताया कि फ्यूचर मेंटेनेबल को प्रॉफिट, फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होने वाला है, इनकम एक्सपेक्ट किया जाता है ना इन फ्यूचर, तो इस पे ही बेसिकली वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड रहती है। तो अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो जब पहला स्टेप होता है गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कि पहले फाइंड आउट करना होता है कि फ्यूचर में कितनी इनकम होने वाली है। अगर मैं ये गुडविल ले लेती हूँ, सपोज मेरी एक कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, मैं उस ओल्ड कंपनी को खरीद लेती हूँ और मैं हूँ नई कंपनी, ठीक है। तो मैं अब सोचूंगी कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम की फाइंड आउट करूंगी। मेरा पहला स्टेप ये होगा कि फाइंड आउट करूंगी कि इनकम कितना होगा बिकॉज कि मुझे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है, ठीक है। देन उसके बाद परचेसर इज इंटरेस्टेड इन फाइंड आउट हाउ मच पास्ट प्रॉफिट, और फिर पास्ट में प्रॉफिट कितना होगा और कंटिन्यू कितना होगा, है ना, और अर्न में कितना कर लूंगी ये भी मैं देखूंगी।
और इसीलिए इसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं। और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली कैलकुलेट टुडे, आजकल इसे कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेंटेनेबल इन फ्यूचर, हाउ फ्यूचर प्रॉफिट कैन बी एस्टिमेटेड सेट एन एक्सटेंट बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न इन पास्ट, मतलब कि पास्ट के पिछले 4-5 सालों के प्रॉफिट को देख के ही मैं सोचूंगी कि बाबा मुझे फ्यूचर में इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से मुझे गुडविल को लेना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट। अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, तो पास्ट प्रॉफिट में हैव टू बी, जो पास्ट के जो भी प्रॉफिट होते हैं तो मैं देखती हूँ कि पास्ट के इतने प्रॉफिट हैं, देन उसके बाद आगे का प्लानिंग करूँगी ना, तो उसके लिए मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट को देखना पड़ता है। और फिर ड्यू टू टेक ओवर बाय न्यू ओनर certain item of income और expenses may not arise or newly arise, एग्जाम्पल डायरेक्टर फीस हो गया, रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं अराइज होती। तो ये ओल्ड कंपनी में हैव रॉन्गली रिटर्न ऑफ आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब जो ये एवरेज प्रॉफिट होता है उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, तो इफ देयर आर नो फ्लक्चुएशन इन द प्रॉफिट फ्रॉम ईयर टू ईयर, अगर सालों साल पिछले 5 सालों में अगर मैं देखती हूँ कि कोई भी फ्लक्चुएशन मार्केट में नहीं है ना, पिछले सालों में नहीं है, तो मैं आने वाले फ्यूचर के लिए मैं उसी तरीके से प्लानिंग करूंगी, एक्सपेक्ट करूंगी, एंड देन उसके बाद जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकल के आ जाता है, ठीक है। देन उसका एवरेज प्रॉफिट का सच 2 टाइप के होते हैं एवरेज प्रॉफिट, एक तो सिंपल एवरेज होता है, दूसरा वेट एवरेज। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला है जिसे हम नॉर्मल एवरेज भी बोलते हैं। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर के कितने साल है वो डिवाइड, और वेट एवरेज का जो फॉर्मूला है वो है टोटल वेट प्रॉफिट डिवाइड कर दीजिए टोटल ऑफ वेट। देन नेक्स्ट है हमारा हाउ टू एडजस्ट एवरेज प्रॉफिट। अब जो ये एवरेज प्रॉफिट है उसको एडजस्टमेंट में कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस ये होता है कि आपको एडजस्ट पास्ट प्रॉफिट फर्स्ट, पहले पास्ट के जितने भी प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करो, देन एवरेज को एडजस्ट करना है, एंड देयर आफ्टर एडजस्ट फ्यूचर प्रॉफिट, और उसके बाद फ्यूचर प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। अब हाउ टू कैलकुलेट ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब ये ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट एज कंप्यूट अबव में इंक्लूड नॉन ट्रेडिंग इनकम लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेडिंग इनकम टाइप के होते हैं उनको एडजस्ट करना होता है, सरप्लस फंड होते हैं उनको एडजस्ट करना होता है, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग हो गए। ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट करना होगा जो मैंने पहले निकाला, और उसमें से लेस कर देना है नेट नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम जैसे कि ग्रॉस इनकम से लेस कर देना, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनली इनकम टैक्स शुड बी कैलकुलेट ऑन प्रॉफिट अराइव एट अबव स्टेप, जो मैंने बताया उसके थ्रू किया जाता है। देन प्रॉफिट अवेलेबल टू परचेसर ऑफ गुडविल, जैसे कि हमें एज्यूम करना है 35% रेट हो गया या फिर नॉन नेट प्रॉफिट ऐसा कुछ, ठीक है। देन अभी ये जो होता है एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसको इज इक्वल टू एडजस्ट एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एडजस्ट किया जाता है, इक्वली होता है उसके। देन एफएमपी एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस मेथड, ये जो होता है इसको एफएमपी जो होता है डिटरमाइन अबाउ इंडिकेट एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम जो होता है पर ईयर का। सच इनकम में कंटिन्यू फॉर नंबर ऑफ ईयर इन फ्यूचर में और होगा। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल देयरफॉर डिपेंड अपॉन फ्यूचर मेंटेनेबल, तो वो जो प्रॉफिट होता है नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, जो सालों साल के प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, तो उसको ही हम नंबर ऑफ ईयर परचेस मेथड बोल देते हैं। कैपिटलाइज मेथड मतलब कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में भी कैपिटलाइज एट नॉर्मल रेट में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में जब वो कैपिटलाइज किया जाता है कि मैं इतने रेट में हो करूँगी, इतने रेट में था, तो उस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, तो वहाँ पे उसे हम कैपिटलाइज मेथड बोल देते हैं, बिकॉज के हमें डिस्क्राइब करना होता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो होता है तो उसमें अगर देखा जाए तो 1 लाख एस्टिमेट किया जाता है। एफएमपी जो रहता है
फिगर डज नॉट इंडिकेट रेट ऑफ प्रॉफिट, आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पे जो नॉर्मल अर्न होता है वो 8%, 2%, एक्स्ट्रा 2% जो रहेगा वो सुपर प्रॉफिट हो गया, है ना। और नॉर्मल रेट 8% का था, ऐसा कुछ है। सुपर प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं। सुपर प्रॉफिट जो मैंने पहले बताया, तो कंपेयर टुगेदर वहाँ पे भी आपको रेप्यूटेड एंड स्टैब्लिश प्रोसेसिंग गुडविल में इसको फाइंड आउट किया जाता है। मेजरली देखा जाए तो सुपर प्रॉफिट जो है तो स्पाइसर और पेगलर उन्होंने डिफाइन किया कि गुडविल एज द रेपुटेशन एंड कनेक्शन अदर एडवांटेज प्रोसेस बाय बिजनेस विच एनेबल टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट देन रिटर्न नॉर्मली टू बी एक्सपेक्टेड, उसे हम बोलेंगे, ठीक है। देन एक और चीज़ है कि वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न, इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल एसेट, उसे भी हम सुपर प्रॉफिट बोल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लेस कर दीजिए उसमें नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उससे आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। देन एक और चीज़ है कि अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना रहेगा तो उसमें आपको कंप्यूटेशन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। देन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी। इस तरीके से सुपर प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आना है। देन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड में मतलब वही रहता है कि जो भी नेट एसेट रहेगा और जो भी लाइबिलिटीज रहेंगी उनको माइनस कर देने, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको एसेट है, देन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इस तरीके से। देन टेंजिबल एसेट हो गया, उसमें से लेस करना है नॉन टेंजिबल। देन ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, फिर उसमें हाफ ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ईयर, उसको लेस करना है, तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अब नेट टेंजिबल एसेट में फिक्स एसेट आता है, करंट एसेट, और उसमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस करनी होती है। देन दूसरी चीज़ है कि अगर आपका आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड का है बैलेंस शीट में और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है तो वो वर्क करता है। देन रिवैल्यूड नेट एसेट हो गया फिक्स एसेट का। देन ट्रेडिंग कैपिटल हो गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट टेक इन टू अकाउंट ओनली ट्रेडिंग इनकम। तो ट्रेडिंग में आपका नेट टेंजिबल एसेट लेस करना है नॉन ट्रेडिंग एसेट, तो उससे ट्रेडिंग कैपिटल मिल जाएगा। एवरेज कैपिटल में आपको क्या करना है, एवरेज कैपिटल फॉर नंबर ईयर, टोटल क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड करना है आपको नंबर ऑफ ईयर, तो आपको एवरेज फॉर नंबर ऑफ ईयर मिलेगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें आपको ओल्ड बैलेंस शीट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्रीवियस का यूज करना होता है यहाँ पे, प्रीवियस बैलेंस शीट का। एंड फिर वहाँ पे उसको जैसे कि बैलेंस शीट में अगर शो कर रहा है प्रपोज डिविडेंड, तो इट शुड बी एड बैक टू फाइंड आउट एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। एवरेज कैपिटल के लिए इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, उसमें से लेस कर देना है हाफ ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, उस साल का जो हाफ प्रॉफिट किया है उसको लेस कर देना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस ओपनिंग कैपिटल डिवाइड 2 कर देना है, तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए लाइबिलिटी बेसिस में अगर आप देखेंगे तो कैसे करते हैं, तो शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर होता है। देन उसमें ऐड करना होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ये लाइबिलिटी साइड का मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड करना होता है। बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड जब आपको क्वेश्चन में बोले कि सुपर प्रॉफिट करो तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो करना ही होगा। देन लेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें कि डेबिट बैलेंस का रहेगा उसको। देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, इसको भी लेना पड़ेगा, लेस करना है। लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, ये तीनों चीज़ों को लेस कर देना है। देन आपको नेट एसेट जो है अभी उसमें से गुडविल को माइनस कर देना है। आई होप कि आपको चार्ट दिख रहा होगा। टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसमें से नॉन ट्रेडिंग लेस करना है। देन ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को हाफ ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर लेस करना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फिर आपको मिलेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी गुडविल का ये वाला टाइप का भी आ जाता है जो कि लाइबिलिटी साइड बेसिस का होता है, तो इम्पॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, एक्चुअल रेट के लिए क्या करना होगा कि टोटल प्रॉफिट ऑल कंसर्न अगर हमें करना है तो डिवाइड करना है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ऑल कंसर्न, तो आपको मिलेगा। एस्टिमेट रेट जो रहेगा तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रहेगा रिटर्न एट जीरो रिस्क
ऐड कर दो एडिशनल रिटर्न फॉर बिजनेस रिस्क, ऐड कर दो एडिशनल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल रिस्क, तो आ जाता है। देन एडिशनल एट जीरो रिस्क मतलब कि 10% रहेगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट जैसे बोलता है 10%। मिनिमम रेट जो रहेगा एक्सपेक्टेड रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट में कि इन्वेस्टमेंट कितना करता है इन्वेस्टर। एडिशनल रिटर्न फॉर बिजनेस रिस्क जो रहता है तो एक्सपेक्ट अर्न मोर देन बैंक रेट, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो प्रीमियम होता है कवर होता है, जैसे कि 2% ऐड कर दिया बैंक रेट में, ठीक है, और नॉर्मल रेट जो है 12% का है। तो दिस रेट गोज अप गोज डाउन चेंज इन जनरल बिजनेस कंडीशन, बूम होगा या एकदम से, या फिर डिप्रेशन हो जाएगा, कम हो जाएगा अचानक से, तो बिजनेसमैन एक्सपेक्ट हायर रेट फॉर बिजनेस इन्वॉल्विंग मोर रिस्क, तो वहाँ पे हायर एक्सपेक्ट किया जाता है, बिजनेसमैन लोग करते हैं कि हायर रेट मिलेगा। एडिशनल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल रिस्क के लिए यहाँ पे इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। फाइनेंशियल रिस्क जो रहता है वो रेफर ड्यू टू लार्ज अमाउंट बोरो, ज़्यादा बोरो किया जाता है, एंड कैपिटल गियरिंग पॉलिसीज जो होती हैं एडोप्ट की जाती है बिजनेस के थ्रू। अगर वो ह्यूज लोन लेते हैं बिजनेसमैन लोग तो फ्यूचर प्रॉफिट विल बी यूज टू पे इंटरेस्ट, फ्यूचर में इंटरेस्ट भी देना होगा। सपोज द एडिशनल रिटर्न टू कवर सच अ फाइनेंशियल रिस्क इज एस्टिमेटेड 3%, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल बी नाउ बी 15%, ठीक है, इस तरीके से रहता है। जैसे कि अभी यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी के लिए जो रहेगा तो उसके लिए यहाँ पे जो भी लिमिटेड कंपनी रहेंगे तो मार्केट का प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, उसको निकालने के लिए डिविडेंड इन रुपीज और डिवाइड कर देना है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मल्टीप्लाई 100 करना है, तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। देन आप आते हैं सुपर प्रॉफिट एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन। नंबर ऑफ ईयर परचेस, वहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेस में आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। एंड दूसरा है कैपिटलाइज मेथड, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कैपिटलाइज मेथड नंबर ऑफ ईयर के लिए फॉर्मूला है फ्यूचर एफएमपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसके लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर। कैपिटलाइज मेथड में जो कि मैंने ऑलरेडी कैपिटलाइज का भी मीनिंग बताया था। कैपिटलाइज वैल्यू मतलब कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल यील्ड द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग, ठीक है, मतलब कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग कैपिटलाइज अंडर दिस मैटर मे बी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट के थ्रू होगा, और इसको असर्टेन किया जाएगा, चेक किया जाता है गुडविल में, ठीक है, और एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस निकालना है तो उसके लिए आपको एफएमपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना होगा, और अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चाहिए तो उसके लिए वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस लेस कर देना है नेट टेंजिबल एसेट, तो आपको मिल जाएगा। अब जब आप अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन ये सब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे कंपनी जो परचेसिंग कंपनी होती है उसको कंट्रोल करना होता है इंटरेस्ट बाय पेरेंट कंपनी जो होती है उसके थ्रू, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का यूज किया जाता है जो कि चैप्टर नंबर 1 में आप देखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए परचेस कंसिडरेशन माइनस करना है नेट टेंजिबल एसेट, तो आपको मिल जाएगा वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। और फ्यूचर के लिए भी ये सुपर प्रॉफिट के लिए भी, ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए व्हेन द रेट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस इज लेस देन द रेट ऑफ रिटर्न। अब बात करते हैं कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आर कैपिटलाइज फॉलोइंग मैनर, गुडविल इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसके थ्रू आपको गुडविल मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आप लोग के सामने, आप इसको खुद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक और लास्ट चीज है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे अमाउंट का रहेगा, यहाँ पे देखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है तो वहाँ पे आपको पास्ट प्रॉफिट लेना होता है और उसमें ऐड करना है एक्सपेंसेस नो लॉन्गर पेएबल और लेस करना है इनकम नो लॉन्गर रिसीवेबल। अब ये जो 1 2 3 है इन तीनों को ऐड करना और माइनस कर देना, ठीक है, जो अमाउंट रहेंगे उनको। देन एडजस्ट करना है पास्ट प्रॉफिट एंड एवरेज पास्ट प्रॉफिट को क्या करना है, जैसे कि एवरेज पास्ट प्रॉफिट है उसमें से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है, या फिर डिवाइड कर देना है ईयर से, जैसे कि एवरेज पास्ट
एवरेज पास्ट प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो ऐड करिए फ्यूचर इनकम, देन लेस करिए फ्यूचर एक्सपेंसेस, देन एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, अब एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ चुका है, अब सिंपल एवरेज या फिर वेट एवरेज इनका यूज करना है आपको। एंड ऐड करना है नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, लेस करना है नॉन ट्रेडिंग इनकम। एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट में क्या करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट में जो आपने 8, 9, 10 है ना एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, उसमें ऐड किया नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, 10 लेस किया नॉन ट्रेडिंग इनकम, तो इसे है जब इसका टोटल अमाउंट रहेगा वो ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा। अब उसमें से लेस करना है इनकम टैक्स, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। देन उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर देना है, देन फ्यूचर मेंटेनेबल लेस कर देना है प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपका मिल चुका। देन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको एसेट में कौन कौन सी चीज़ें रहती है, तो गुडविल हो गया, पेड़ वाला, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, अदर फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, अदर करंट एसेट, टोटल एसेट हो जाएगा आपका। देन उसके बाद लाइबिलिटीज भी हैं, लोन, क्रेडिटर, अदर लाइबिलिटीज, तो टोटल लाइबिलिटी हो गई। अब माइनस कर देंगे एसेट और लाइबिलिटी, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। देन लेस करना है प्रेफरेंस कैपिटल, और उसमें लेस कर देना है हाफ ऑफ प्रॉफिट जो रहेगा वो लेस कर देना है, तो आपको मिल जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो रहता है वो मल्टीप्लाई करनी है। अब जब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को, फिर नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो रहेगा, तो उसमें से ये जो आपका NRR है उसको मल्टीप्लाई करना है। देन सुपर प्रॉफिट आपको जो मिलेगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न, तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। देन आपको गुडविल निकालना है, गुडविल के लिए नंबर ऑफ परचेस और परचेस ऑफ FMP, तो FMP मल्टीप्लाई ईयर करेंगे तो आपको परचेस ऑफ FMP मिलेगा, और परचेस ऑफ SP मतलब सुपर प्रॉफिट के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर करेंगे तो परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मिलेगा। फिर उसके बाद कैपिटलाइज, अगर आप कैपिटलाइजेशन आप करना चाहते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू कैपिटलाइज FMP मतलब कि FMP मल्टीप्लाई 100 डिवाइड NRR करेंगे तो आपको वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस मिलेगा। ठीक है, गुडविल के लिए अगर आप गुडविल कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस माइनस कर दीजिए नेट एसेट, तो आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, ये पूरा मनन प्रकाशन की बुक का है, मेरे पास बुक नहीं था तो ये PDF के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, और ये एक ही वीडियो में आपको पूरा लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में हमने जाना। आज का टॉपिक हमारा गुडविल से रिलेटेड था, और कल का जो टॉपिक रहेगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर का है। एक ही वीडियो में ये है, आधे घंटे के लेक्चर में आपको पूरा बता दिया गया है, सम भी ऑलरेडी 2-3 कराए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।